हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्वांटम माइंड्स के प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और जो आपकी प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही है। इस वीडियो में जो है आपको थोड़ा सा लो वॉइस मिल सकती है क्योंकि मेरा जो है गला खराब है और थोड़ा कोल्ड हो रखा है। इस वजह से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना आज की वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी के 12 पार्ट्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई होप कि अब जो है आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा एंड आपको जो है किसी सेक्शन को ऐसे हल्के में नहीं लेना है कि ये जो इजी है आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। आपको वो अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि लेवल जो है अच्छा खासा आता है DSSB में टीचिंग मेथोडोलॉजी का। तो आप इसको ऐसे हल्के में नहीं ले सकते हैं कि आपको जो है आगे उस एग्जाम में प्रॉब्लम हो। तो आप शुरू करते हैं इन्हीं सब बातों के साथ। आज की जो अपना टीचिंग मेथोडोलॉजी की क्लास है, क्लास 13 ये होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन, ग्रेट ऑपरेशनल चाइल्ड अंडरस्टैंड्स दैट अ मॉडल ऑफ एन एयरप्लेन विच हैड फॉर्मरली बीन अ बॉल, कि एक मॉडल है एयरप्लेन का, एक मॉडल है एयरप्लेन का जो कि विच हैड फॉर्मरली बीन अ बॉल ऑफ क्ले, कि वो पहले क्या था, एक बॉल थी, किससे बनी हुई, क्ले से बनी हुई बॉल थी। कैन बी चेंज्ड बैक इनटू अ बॉल ऑफ क्ले, कि ये जो मॉडल है एयरप्लेन का जो आपने क्ले से बनाया है, जो बॉल थी पहले, अब वो वापस इस बॉल में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये क्या कहलाता है? फर्स्ट है रिवर्सिबिलिटी, प्रतिवर्तिता, सेकेंड है कंजर्वेशन, संरक्षण, थर्ड है डिसेंटरिंग, विकेंद्रीकरण, एंड फोर्थ इज क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि पहले जो है क्ले से बनी हुई एक बॉल है, उसको कन्वर्ट कर दिया गया है एयरप्लेन में, एयरप्लेन के स्ट्रक्चर में बना दिया गया है। फिर उसको वापस अगर फिर से ही बॉल में आप कन्वर्ट कर रहे हो तो आप रिवर्स उसमें जा रहे हो, रिवर्स स्टेप कर रहे हो। तो यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया है कि कोई एक चीज है, आइडिया है या फिर कोई एक्शन बोल सकते हो आप उसको जो है वापस से रिवर्स कर रहे हो। तो यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो लगता है। तो ये रिवर्सिबिलिटी इसका जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 4 डिस्टिंक्ट क्लासेस, कि कोई एक सिस्टम है उसको आपने जो है 4 डिस्टिंक्ट क्लासेस में, अलग अलग क्लासेस में बांटा हुआ है, जिसमें कंप्राइज कर है प्रिस्ट आते हैं, उसमें वॉरियर्स आते हैं दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में आर्टिस्ट आते हैं एंड फोर्थ में क्या है, पीजेंट्स आते हैं, किसान, ये सब। ठीक है, तो किस प्रणाली को 4 अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है? पहला है गवर्निंग सिस्टम, शासन प्रणाली बोलते हैं इसको। सेकंड है जेंडर सिस्टम, थर्ड है कास्ट सिस्टम एंड फोर्थ है स्ट्रक्चरल सिस्टम। तो ये देखिए जो 4 डिस्टिंक्ट क्लासेस में आप डिवाइड कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग आपने कैटेगरीज बांट दी है, तो ये होता है कास्ट सिस्टम में, जाति व्यवस्था में। जैसे कि आपने देखा होगा कास्ट सिस्टम में ब्राह्मण्स होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य एंड शूद्र, ये अलग अलग कैटेगरीज है। तो इसको कास्ट सिस्टम बोला जाता है, जिसमें आपने डिस्टिंक्ट क्लासेस में जो है वर्गीकरण कर दिया है, सेपरेट कर दिया है, ठीक है, डिवाइड कर दिया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कास्ट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु फर्स्ट क्वाइंड द टर्म इंटेलिजेंट क्वेश्चन। जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन टर्म है IQ, ये सबसे पहले किसने दी थी? ये बुद्धि लब्धि का जो शब्द है वो किसने दिया था? पहला है हंस सर्जन आइसेंस, सेकेंड है बुरहंस फ्रेडरिक स्किनर, थर्ड है इवान पावलोव एंड फोर्थ इज विलियम स्टर्न। तो देखिए जो IQ टर्म दी है, ये कॉइन की है जो फर्स्ट वो की है विलियम स्टर्न ने। इन्होंने जो है सबसे पहले ये इस टर्म को दिया था इंटेलिजेंट क्वेश्चन को। एंड ये मेजर करता है, ये एक स्टैंडर्ड मेजर्स होते हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं जो मेजर करते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस को, ह्यूमन इंटेलिजेंस को। ठीक है, तो ये IQ जो शब्द है सबसे पहले विलियम स्टर्न ने दिया था। तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। Question number 4 है, which parenting is characterized by the use of 4 harsh disciplinary methods and refusal to justify disciplinary actions, कि कौन सी पेरेंटिंग है जिसमें आप डिसिप्लिनरी मेथड्स को यूज कर रहे हैं, कि आपने एक रूल्स बना दिए हैं बच्चे के लिए कि उसको ये रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे, उसके पास कोई और ऑप्शन ना है कि वो फॉलो ना करे। एंड अगर वो ऐसा करता है तो अगर उसने कोई रूल को तोड़ा तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। एक हार्श जो है रूल्स बना दिए गए हैं उस पेरेंटिंग में, स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए हैं, रिजिड रूल्स बना दिए कि फिक्स रूल्स है, ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, और आपको इसमें कोई सवाल जवाब नहीं करना है।
आपको जो चीज करनी पड़ेगी। तो इस पेरेंटिंग को क्या बोलते हैं? पहला है परमिसिव पेरेंटिंग, सेकेंड है लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, सत्तावादी पालन पोषण, एंड फोर्थ है पीयर एसोसिएशन। तो देखिए ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग होती है ये, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग में जो है आप ऑथोरिटेटिव है बच्चे के ऊपर, बांध के रख रहे हैं कि आपको ये चीज करनी पड़ेगी, ये रूल्स है, आपको इन रूल्स के ही जो है मद्देनजर रखते हुए सारी चीजें करनी है, आपको कोई रूल ब्रेक नहीं करना, अगर आप रूल ब्रेक करोगे तो उसकी सजा सुनाई जाएगी। तो यहाँ पे आप ऑथोरिटेटिव हो रहे हो बच्चे पर, तो ये होती है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 इज नेम द एबिलिटी टू मेंटली अरेंज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, कि ऐसी कौन सी एबिलिटी है जिसमें आप अरेंज कर रहे हैं सीरीज ऑफ एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग साइज, या तो सारे इंक्रीजिंग साइज में है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वेट के टर्म्स में कर रहे हो, वॉल्यूम के टर्म्स में कर रहे हो, या फिर किसी और। तो मतलब आप एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हो यहाँ पे, स्पेसिफिक सीक्वेंस को, कि यही सीक्वेंस रहेगी, एक सीक्वेंस को, प्रॉपर सीक्वेंस को जो है फॉलो किया जा रहा है स्पेसिफिक ऑर्डर में। तो इसको क्या बोला जाता है, क्या एबिलिटी होती है? फर्स्ट है सेंट्रेशन, सेकेंड है सीरिएशन, थर्ड है सेल्फ कॉन्सेप्ट, एंड फोर्थ है सोशियोमेट्री। तो आप एक क्रम को फॉलो कर रहे हो यहाँ पे, एक जो स्पेसिफिक क्रम है उसको फॉलो किया जा रहा है, तो ये सीरिएशन होगा, क्रमबद्धता, क्रमबद्धता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज नॉन एज पार्टिसिपेशन इन इलीगल बिहेवियर बाय माइनर्स, कि ऐसा कौन सा, क्या पार्टिसिपेशन अगर इलीगल बिहेवियर है किसका, माइनर्स का, जो नाबालिग होते हैं उनके द्वारा कोई अवैध व्यवहार किया जा रहा है, तो उसको एक टर्म दी जाती है, क्या बोला जाता है? फर्स्ट है माइनॉरिटी, सेकेंड है एजुडिकेशन, थर्ड है क्रॉनिक वायलेशन, एंड फोर्थ है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। ठीक है, तो आप इसको इलीगल बिहेवियर जब माइनर्स के द्वारा होता है, जो नाबालिग है, 18 साल से कम उम्र के हैं बच्चे, अगर वो कोई इलीगल बिहेवियर करते हैं, अवैध व्यवहार किया जाता है उनके द्वारा, जो कानून के विरोधी व्यवहार होता है, कानून के खिलाफ जाके कोई चीज करते हैं, तो उसको टर्म दी गई है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, किशोर अपराध के नाम से ये जाना जाता है। एंड इसमें जो बच्चा है वो इन्वॉल्व होता है किसी ना किसी अवैध व्यवहार में, अवैध जो है उसके द्वारा किया जाता है व्यवहार, जो कि कानून के अगेंस्ट है, तो इसको बोलते हैं जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है हु सेड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द टर्मिनल बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द लर्नर्स, किसने जो कहा था कि शिक्षार्थियों से अपेक्षित टर्मिनल व्यवहार के संदर्भ में निर्देशात्मक उद्देश्यों का सबसे अच्छा वर्णन किसने किया गया है, ये किसने बोला है आपको? तो ये बोला गया है रॉबर्ट मेगर द्वारा। रॉबर्ट मेगर ने जो है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफाई किया था, तो ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव टर्म आ गई है, तो ये मतलब रॉबर्ट मेगर से कनेक्टेड है। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को, कि इसने बोला था कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव किस तरह से बनाए जाए कि जो आप उससे स्पेसिफाई कर रहे हो कि लर्नर जो है इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके किस तरह से जो है उसका बिहेवियर रहेगा, किस तरह से जो वर्क करेगा वो। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान दिया था कि इंस्ट्रक्शंस किस तरह से जो है ऑब्जेक्टिव्स रखने चाहिए इंस्ट्रक्शंस को बनाने से पहले। तो उन्होंने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, विशेषता होंगी, वो होगी कि परफॉर्मेंस कैसी होगी बच्चे की, परफॉर्मेंस पे बेस्ड होंगी इंस्ट्रक्शंस। एंड उसके बाद जैसे कंडीशन क्या क्या लागू होगी उस पे, क्राइटेरिया क्या क्या होगा उसका। ठीक है, तो इधर से इन्होंने क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स दी थी, क्राइटेरियन क्या होगा, कंडीशन, परफॉर्मेंस, इसके बेसिस पे जो है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को तैयार किया जाता है। रॉबर्ट मेगर ने इन तीनों उस पे पॉइंट्स पे बेस पे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बोला था। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने बच्चे को बोल दिया है कि आप ऐसे लिखो, तो आप उस ऐसे के बेस पे उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे। आपने वहां पे कंडीशन रख दी है, टाइमिंग रख दी है, जैसे कि आपको ये 15 मिनट में ऐसे जो है वो कंप्लीट करना है, या फिर 30 मिनट्स में ऐसे कंप्लीट करना है। एंड क्राइटेरिया जो है उसका क्या रहेगा कि किस तरह से आपको जो है ऐसे लिखना है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स आने चाहिए, ये सब चीजें जो है आपने क्राइटेरिया उसका फिक्स कर दिया है। तो ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जो इन्होंने बताया था ये थे रॉबर्ट मेगर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 8 है 4 स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हैज बीन डिफाइंड बाय, कि इंटेलेक्चुअल की बात हो रही है, कॉग्निटिव जो डोमेन होता है उसके बारे में बात हो रही है। तो ये 4 स्टेजेस किसने दी थी? तो आपने पता है कि पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, तो ये पियाजे ने ही जो है 4 स्टेजेस को डिस्क्राइब किया था। तो ये है पियाजे सर, ठीक है। इन्होंने जैसे कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस जो है इन्होंने दी थी। तो 4 स्टेजेस आर गिवन बाय पियाजे। Question number 9 है as teacher at upper primary level, if you noticed that any student is less attentive in the class, what method will you implement? कि आप जो है अपर प्राइमरी लेवल की टीचर हैं एंड आपने नोटिस किया कि कोई बच्चा जो है वो लेस अटेंटिव है, वो कम ध्यान दे रहा है क्लास में, तो आप कौन सा जो मेथड है उसको फॉलो करेंगे? पहला है पनिशमेंट, कि उसको आप सजा दे रहे हैं, पनिश कर रहे हैं बच्चे को। सेकंड है मेक हिम असाइड, उसे साइड कर दिया आपने, एक तरफ अलग से बैठा दिया है। थर्ड है गिविंग हिम मच अटेंशन, उस पर बहुत ध्यान दोगे। फोर्थ है सिंपली अवॉइड हिम, आप उसको सिर्फ अवॉइड करोगे, इग्नोर करोगे कि बच्चा एग्जिस्ट ही नहीं करता इस क्लास में। तो आपको क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो होगी आपकी गिविंग हिम मच अटेंशन, उसकी तरफ जो है आपको ध्यान देने की जरूरत है, आपको उससे इंटरेक्ट करने की जरूरत है। उसके जो वीकर एरियाज है, क्या उसको दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स है, आप उसके साथ इंटरेक्ट करोगे तो जान पाओगे कि उसको क्या दिक्कत है एंड आप उसको सॉल्व करने का ट्राई करोगे। तो आपको उसकी तरफ ज्यादा अटेंटिव रहने की जरूरत है, उसको ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 10 है द टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैन बी कैटेगराइज्ड इन डिफरेंट वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? शिक्षण अधिगम सामग्री जो है उसको विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है, डिफरेंट उसमें बांटा गया है कि तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? फर्स्ट है नॉन प्रोजेक्टेड मटेरियल, सेकंड है सेंसरी मटेरियल, थर्ड है प्रिपेयर्ड मटेरियल एंड फोर्थ इज ऑडियो विजुअल मटेरियल। तो देखिए जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उनको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। ऑडियो मटेरियल्स बोल सकते हो, ऑडियो एड्स बोल सकते हो तुम, ऑडियो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, विजुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड जो थर्ड है वो है ऑडियो विजुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM। ठीक है, तो अब देखो कि इसमें बोला गया है कि नॉन कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट। नॉन प्रोजेक्टेड मटेरियल जो है ऑडियो एड्स, मतलब बच्चा जो है सुन के चीजों को सीख रहा है। सेकेंड है विजुअल एड्स, कि आप उसको ऐसे विजुअल कि वो बच्चा देख के चीजों को सीख रहा है, जैसे कि विजुअल में प्रोजेक्टेड एड्स होते हैं जिसमें प्रोजेक्शन की टेक्निक का यूज होता है एंड नॉन प्रोजेक्टेड मटेरियल भी यूज किए जाते हैं विजुअल एड्स में। नॉन प्रोजेक्टेड में जैसे जिसमें प्रोजेक्शन का यूज नहीं हो रहा है, सिंपली जो है बच्चा जैसे बोर्ड हो गया, सिंपल ऐसे कोई प्रोजेक्शन की टेक्निक यूज नहीं हो रही है एंड आप जो है बोर्ड का यूज कर सकते हो, चार्ट का यूज कर सकते हो। तो ये नॉन प्रोजेक्टेड मटेरियल जो है विजुअल एड्स के अंदर ही आते हैं। तो ये भी होगा। प्रिपेयर्ड मटेरियल भी जो है विजुअल एड्स के अंदर आते हैं, जो आपने तैयार सामग्री है उसका यूज कर रहे हो। ऑडियो विजुअल मटेरियल भी होता है बट सेंसरी मटेरियल जो है इसमें नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2nd। क्वेश्चन नंबर 11 इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेकिंग इवैल्यूएशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना। CCE यहाँ पे क्या है? कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, जो बच्चे की परफॉर्मेंस को जानने के लिए किया जाता है। तो इसमें बोला गया कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेकिंग इवैल्यूएशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि आप इवैल्यूएशन को एक इंटीग्रल पार्ट बनाया हुआ है आपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, कि इसमें जरूरी है इवैल्यूएशन टेक्निक। मेंटेनिंग डिजायर स्टैंडर्ड ऑफ अटेनमेंट। थर्ड है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर सेल्फ इवैल्यूएशन, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो देखिए जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है CCE का, जो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, ये जो है स्कूल बेस्ड सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन है जो इंट्रोड्यूस किया गया था CBSE के द्वारा, जिसमें आप ना ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हो, बच्चे की ओवरऑल जो एस्पेक्ट्स है सबको देखा जाता है, जैसे कॉग्निटिव हो गया, साइकोमोटर जो है उसका डेवलपमेंट, हर तरह के डेवलपमेंट को उसमें कंसिडर किया जाता है। आप एक ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हो बच्चे की। तो ये एक इंटीग्रल पार्ट है किसका? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। तो इसलिए इसको जो है मेकिंग इवैल्यूएशन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। मेकिंग इवैल्यूएशन एंड इंटीग्रल पार्ट है ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, बहुत जरूरी है। ये ऑल राउंड डेवलपमेंट को देखता है स्टूडेंट के। ठीक है,
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है इमोशंस हैव सम इफेक्ट्स ऑन द डेवलपिंग इंडिविजुअल्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर दोज इफेक्ट्स। कि इमोशंस जो होते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब बच्चा डेवलप करता है। तो उसमें फर्स्ट है दे इन्फ्लुएंस एडजस्टमेंट इन द सोसाइटी, वे समाज में समायोजन को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, इमोशंस बहुत रोल प्ले करते हैं कि आपको सोसाइटी में एडजस्ट कैसे करना है। आप जब इमोशनली लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं, चीज़ों से कनेक्ट हो पाते हैं, तो आपको एडजस्टमेंट करना आ जाता है सोसाइटी में। ठीक है, दे वर्क एज मोटिवेटर्स ऑफ अवर बिहेवियर, हमारे व्यवहार के प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। इमोशंस मोटिवेट का भी काम करते हैं, आप किस तरह से जो है इमोशनली फील कर रहे हैं चीज़ों के बारे में, अच्छा फील कर रहे हैं, मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तो मोटिवेशन का भी एक कार्य कर रहे हैं इमोशनली। जब है आप स्ट्रांग होते हैं तो आप बहुत मोटिवेट होते हैं चीज़ों को लेकर, तो इमोशनली जो है इमोशंस मोटिवेटर्स का भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है इमोशंस के बारे में, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी करेक्ट। Question number 13th is which of the following is not an assistive device for children with low vision। कि आप इनमें से जो है कौन सा आप बच्चों के लिए सहायक उपकरण नहीं है। ब्रेल यूज किया जाता है जो विजुअली बच्चे होते हैं, विजुअली हैंडिकैप या डिसेबल बोल सकते हो। स्पीच सिंथेसाइजर, मैग्नीफायर्स का यूज किया जाता है, आवर्धक मैग्नीफाई जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाते हैं, जिसका लो विजन है वो इसके लिए सहायक होगा। स्पेक्टिकल चश्मे का भी उपयोग किया जाता है, ब्रेल का भी यूज किया जाता है। बट स्पीच की बात हो रही है, यहाँ पे बोलने की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसका विजुअल से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको ऐसे बोलता ऑडियो जो है ऐसे हियरिंग बच्चा उसको कम सुनाई देता है, तो उसके केस में आप इसका यूज कर सकते थे। तो यहाँ पे विजन की बात हो रही है, आइज की बात हो रही है, तो विजुअली जो है बच्चा थोड़ा सा उसको लो विजन है, तो आप उसमें जो है स्पीच सिंथेसाइजर का यूज नहीं करेंगे, ये यहाँ पे सहायक उपकरण नहीं होगा। ठीक है, तो स्पीच सिंथेसाइजर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है विच वर्ड अमंग द फॉलोइंग मीन्स वीकनेस और प्रॉब्लम्स विद बॉडी मूवमेंट। कि जो है आप कौन सा जो शब्द यूज करेंगे जब शरीर की गति के साथ कमजोरी या समस्या हो, कि शरीर की जो गति है उसमें समस्या आ रही है, तो उसमें कौन सा यूज किया जाता है। फर्स्ट है मीनिया, सेकेंड है पालसी, थर्ड है हाइपोमीनिया एंड फोर्थ इज फोबिया। तो जो है इसके लिए पालसी वर्ड आता है यहाँ पे। तो देखिए जो पालसी होता है इसमें आपके मतलब कोई शरीर का जो हिस्सा होता है उसमें मूवमेंट जो है वो कम हो जाती है या फिर बिल्कुल नहीं होती है, तो उससे जो है ये टर्म होती है पालसी, जहाँ पे वीकनेस या फिर प्रॉब्लम्स होती है बॉडी मूवमेंट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 इज विच टाइप ऑफ टीचिंग ऑकर्स व्हेन टीचिंग टेक टर्न्स लीडिंग द क्लास डिस्कशन। कि ऐसी कौन सी टीचिंग प्रोसेस होता है जिसमें जो स्टूडेंट है वो इस तरह से होता है कि लीड करता है वो क्लास डिस्कशन को, तो इसको क्या बोला जाता है। फर्स्ट है एनालॉजिकल टीचिंग, सेकेंड है कोऑपरेटिव लर्निंग, थर्ड इज रेसिप्रोकल टीचिंग एंड फोर्थ इज ग्रुप लर्निंग। तो देखिए रेसिप्रोकल टीचिंग में जो है एक बच्चा जो है वो कक्षा चर्चा का पूरा नेतृत्व करता है, वो बताता है कि किस तरह से चीज़ों को पूरा स्पेसिफाई करके पूरा एलाबोरेट करके वो बताता है, समझाता है, प्रश्न पूछते हैं। ये ग्रुप्स में भी होती है, एक समूह होता है छात्रों का एंड वो चीज़ों को समझाते हैं, एक शिक्षक के रूप में कार्य करता है वो वहाँ पे। तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग, कि वहाँ पे पारस्परिक शिक्षण हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट। तो ये थी आज की क्लास, इसमें हमने किए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी एंड प्लीज़ अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।